नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। युवा राष्ट्रीय जनता दल ने किया सीएम नीतीश का पुतला दहन, जमकर की गई नारेबाजी। बेगूसराय में बेखौफ हुए अपराधी, बेखौफ अपराधियों ने रेलकर्मी से मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में बच्चे की हुई फेरबदल, परिजनों ने सिटी केयर अस्पताल पर लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और बेगूसराय में मिला अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार की राजनीति में 23 मार्च का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन विधानसभा में वो हुआ जो आजादी के बाद देश में कभी नहीं हुआ। दरअसल सदन में कार्यवाही के दौरान पुलिस बल अंदर गए और विधायकों को घसीटते हुए बाहर लाया गया। हालांकि इस घटना को लेकर जहां देश के विपक्ष में शामिल तमाम बड़ी पार्टियों की आलोचना की गई, वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना को लेकर अपना खेद जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कभी सदन में फैसले में दखल नहीं देती है। सीएम ने कहा कि विरोधी दल के विधायकों ने जिस तरह का व्यवहार किया है, इस पर अध्यक्ष की कार्रवाई कर सकते हैं। विधानसभा में अध्यक्ष और सभापति का अधिकार होता है किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए खुद फैसला ले। अध्यक्ष किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होते हैं। वहीं सीएम ने विधायकों के साथ हुए व्यवहार पर चिंता जाहिर की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बोलते हुए देने के आरोप में मुख्यमंत्री ने निंदनीय करार दिया और कहा कि विपक्ष ने सदन के विधेयक को पारित होने के रोकने के लिए घंटों तक अध्यक्ष के उन्हें चैम्बर में बंद कर दिया। यह कहा था कि जायज था। हालांकि मंगलवार की घटना को लेकर नीतीश कुमार ने अब खेद जाहिर की है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या सीएम के खेद जताने से विपक्ष की नाराजगी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि विपक्ष ने मांग की थी कि सीएम कल की घटना के लिए माफी मांगे। ये कोई अच्छी बात नहीं थी जिस प्रकार से लोगों ने व्यवहार किया और जिस तरह से पूरा का पूरा विधानसभा की कल एक्टिविटी खत्म हो जाए नहीं हो, कितना ज्यादा लोगों ने इसके लिए व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की है। और जब किसी विधेयक के बारे में उनके मन में था, उस पर चर्चा करनी चाहिए ना, और उसके बारे में बहुत स्पष्टता के साथ बताया गया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में दुष्प्रचार किया गया। उस पर तो भाग लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उन चीजों को देखना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी व्यवहार हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत ही एक तरह से कहिए कि काफी इसको लेकर के ऐसी कोई घटना पहले नहीं घटी है, उस तरह की घटना घटी है। अब उसके बाद तो जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उनके हाथ में सारी बातें हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अंततोगत्वा आप देख लीजिए कि जो एनडीए के जितने विधायक हैं वो शांति से विधानसभा में बैठे रहते हैं। कभी भी जिस तरह से कहा जा रहा था और कैसे स्पीकर साहब का जो चैम्बर है उसको किस तरह से बाहर घेर करके और उसके बाद जहां स्पीकर का आसन है उसको किस तरह से किया जा रहा था, उसके आगे जो सब कुछ होता था वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां। आज समापन हो गया है। इस ऐतिहासिक सत्र को बिहार ही नहीं बल्कि देश के लोग भी हमेशा याद रखेंगे। सदन में हंगामे, धमकी और विधायकों की पिटाई के लिए यह सत्र हमेशा याद रखा जाएगा। आज सत्र के समापन के बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित सत्ता पक्ष की महिला एमएलसी होली मनाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने राज्य की खुशहाली की कामना की है। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं होली मना रही है। आज 19 फरवरी को शुरू हुए बिहार विधानमंडल
संसद के बजट सत्र का आज समापन हो गया है और इस दौरान ऐतिहासिक सत्र को बिहार ही नहीं बल्कि देश को लोग हमेशा याद रखेंगे। सदन में हंगामे, धमकी और विधायकों की पिटाई के लिए यह सत्र हमेशा याद रखा जाएगा। आज सत्र के समापन के बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित सत्ता पक्ष की महिलाएं इस दौरान होली मनाते हुए नजर आई और इस दौरान उन्होंने राज्य की खुशहाली की कामना की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से होली मनाई जा रही है। घटना घटी है इतिहास में, ये पहली घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के मंदिर में आए हैं अच्छी छवि के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, ये ना कि अपने धरोहर को नष्ट करने के लिए, गलत संदेश देने के लिए। अगर हम विधायक भी हैं तो अपने मर्यादा में रह करके कि हम अगर विरोध का तरीका ही अलग बहुत तरीके हैं विरोध करने का, लेकिन इस तरह का जो कल हुआ है उससे मैं काफी दुखित हूँ। सत्र खत्म हो गई है, आज होली 2 दिन के बाद है। हम लोग होली सभी आदमी, सभी महिलाएं हम लोग मना रहे हैं आज, और विपक्ष भी रहती तो बहुत अच्छा लगता। हम लोग सोचे हुए थे वो भी रहेगी, अचानक ये लोग माहौल कैसे खराब की क्या कि उसमें भी पीछे नहीं जाएंगे, और वो भी रहती तो हम लोग को अच्छा लगता। कैसा माहौल लग रहा है हमें आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग प्रश्न सब आ गया, गैर सरकारी वो लोग भी आता है। अरे जनता के हम लोग ये चुने आते हैं, जनता ने भेजती है गरीबों के हक के लिए, और सभी आदमी को जैसे विधानसभा हाउस चल रहा था वैसे ही सब आदमी लास्ट तक चलाती। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन कल रहा। इस दौरान ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आपको बता दें कि कार्यवाही के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की विधानसभा टीवी और उनके स्टूडियो का लोकार्पण किया और इससे सोशल मीडिया के जरिए विधानसभा की कार्यवाही की सीधा प्रसारण होगा। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनल की तरफ से इसे विकसित किया जाएगा और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि झारखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसके पास अपना प्रसारण चैनल है। मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए, जब नियत सही हो और सोच सही हो तो हर रुकावट, हर कांटे पुल बन जाते हैं। और आज मुझे लगता है आज का जो सदन से लेके अभी शाम तक का भी लगभग 8:30 बज रहे हैं, देखिए क्या वातावरण है विधानसभा का, और हम उम्मीद करेंगे कि अब हर सत्र, हर विधानसभा में ऐसे माहौल बना रहे। हाँ, कल हमारा बंगाल के कुछ जिलों में कार्यक्रम है। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ब्राह्मी चड़की पत्थर मैदान के जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मान बाजार विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी संध्या रानी टुडू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हेमंत सोरेन। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर युवा आरजेडी के विधानसभा घेराव में कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर घायल किए जाने को लेकर बुधवार को जिलाध्यक्ष नवीन यादव के नेतृत्व में नवीन नगर स्थित युवा आरजेडी के जिला कार्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नितिन कुमार का पुतला दहन किया गया। वही कार्यक्रम में युवा आरजेडी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अभय सिन्हा ने कहा कि नीतीश सरकार जो अनुकंपाई सरकार है वो राम मंदिर को लेकर है। वही इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष नवीन यादव के नेतृत्व में
नवीन नगर स्थित युवा आरजेडी ने जिला कार्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। वहीं कार्यक्रम में युवा आरजेडी ने बिहार में प्रदेश उपाध्यक्ष अभय सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अभय सिन्हा ने कहा कि नीतीश सरकार जो अनुकंपाई सरकार है, वो राम मनोहर लोहिया जी के जयंती के दिन सदन के घृणित करने के काम किया है। पुलिस के सहारा लेकर वो विपक्ष के माननीय सदन में सदस्यों के बाहर फेंकवाने का काम किया है। वहीं युवा आरजेडी के विधायक सभा घेराव कार्यक्रम में युवाओं की मांग को दबाने के लिए लाठी पत्थर और पुलिस के बल पर द्वारा प्रहार कराया गया, जो बिहार की काला दिन साबित हुआ है और युवा आरजेडी चुप बैठे हुए हैं। युवाओं के हक के लिए हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति, संविदा कर्मियों की बहाली को नियोजित करने के बाद और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा का घेराव करने हम लोग जा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष हम लोगों के साथ थे, सभी माननीय विधायक हम लोगों के साथ थे। जब हम लोग जेपी गोलंबर से निकले और हम लोग डाकबंगला चौराहा पर पहुंचे हैं, तो नीतीश सरकार की पुलिस के द्वारा बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर फेंका गया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मधुपुर की आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नामांकन को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। रांची के मधुपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन में हलचल देखने को मिल रही है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मंत्री हफीजुल हसन इस दौरान नामांकन कर सकते हैं। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं रोड शो। वही मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद खाली हुआ था मधुपुर का सीट। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मधुपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन में हलचल देखने को मिल रहा है और इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मंत्री हफीजुल हसन इस दौरान नामांकन कर सकते हैं। आपको बता दें, नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। वही नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए नजर आएंगे। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद आपको बता दें, ये सीट खाली हुई थी, मधुपुर की सीट है ये, और रांची के मधुपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन में हलचल देखने को मिल रही है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मंत्री हफीजुल हसन इस दौरान नामांकन कर सकते हैं। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं के साथ वो रोड शो करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, मधुपुर में उपचुनाव को लेकर नामांकन में हलचल देखने को मिल रही है। इस दौरान नामांकन में सबसे पहला नाम किसका देखने को उम्मीद है? जी देखिए, अपने अपने तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल जो अगर बात करें तो जेएमएम की ओर से यानी महागठबंधन की ओर से हफीजुल हसन का जो नाम है वो आज जो है नामांकन के लिए जाएगा। और हफीजुल हसन जो पूर्व मंत्री थे हाजी हुसैन अंसारी, उनके बेटे हैं। आपको बता दूं 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से जो है मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को बनाया गया है। 25 यानी आज अगर बात करें तो आज नामांकन दाखिल करेगा। नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक प्रदीप यादव और विधायक सरफराज अहमद भी मौजूद रहेंगे। वहीं
अगर बात करें कांग्रेस विधायक की, तो जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद रहेंगे। और यानी कहें कि तमाम दिग्गज बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि कई जो पूर्व मंत्री हैं जैसे मथुरा महतो समेत सुरेश पासवान, जो पूर्व सांसद हैं फुरकान अंसारी, यह भी मौजूद रहेंगे। तो जब खुद मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि भीड़ बहुत ही ज्यादा होगी। और इससे पहले जो है मुख्यमंत्री वहाँ फिलहाल पहुंच चुके हैं, एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। और जो भी वहाँ पे पब्लिक मौजूद है उस पर एक हफीजुल हसन के नाम पर विश्वास जताने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से कहें कि महागठबंधन की ओर से जो है हफीजुल हसन जो बड़ा चेहरा मधुपुर उपचुनाव के लिए है, वो आज पूरी तरह से नामांकन दाखिल कर लेंगे। वही अगर बात करें विपक्षी दल यानी बीजेपी की, तो बीजेपी अभी तक से अपना उम्मीदवार अभी घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर माने तो जो आजसू के जो बागी नेता गंगा नारायण, उनको प्रत्याशी बनाने का जो दौर चल रहा है। हालांकि पहले से जो नाम सामने आ रहे थे भाजपा की तरफ से, वो भाजपा के ही पूर्व मंत्री राज परिवार थे, लेकिन उनके नाम में सहमति जो पार्टी के आला अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो नहीं बन पाई है। इसलिए जो खबरें निकल कर यह आ रही है कि जो राज परिवार है उनके नाम पर सहमति, जो पार्टी है वो सहमति नहीं जता रही है। अब जो है सामने गंगा नारायण है जो कि उनको प्रत्याशी बीजेपी बना सकती है, लेकिन अभी तक इस पर जो है आधिकारिक मुहर नहीं लगा है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बीजेपी की तरफ से आखिर कौन प्रत्याशी होंगे इसके लिए। जी, बीजेपी की तरफ से अब तक कोई नामों की कोई घोषणा नहीं हुई है। वही नामांकन को लेकर चंदन हलचल तेज है। क्या लगता है बीजेपी इस दौरान किसको अपना उम्मीदवार बना सकती है? नामांकन में किसका नाम शामिल करने की उम्मीद है? मैंने तो आपको पहले कहा कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, वो जो आजसू के जो बागी नेता हैं गंगा नारायण, उनका नाम सामने आ रहा है। पहले जो सामने आ रहा था वो राज परिवार जो बीजेपी के ही पूर्व मंत्री थे रघुवर सरकार में, तो अब कहें कि उनके नाम से जो सहमति है कार्यकर्ताओं और पार्टी के अधिकारियों को, वो सहमति नहीं बन रही है। और जो खबरें आ रही है वो गंगा नारायण पर जो है मुहर लगने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो राज परिवार हैं, जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, मंत्री भी रह चुके हैं, वो बगावत कर सकते हैं। और बगावत के बाद जो है वो निर्दलीय जो पर्चा है वहां से मधुपुर उपचुनाव के लिए भर सकते हैं। अगर ऐसे में अगर बात की जाए कि नुकसान की, तो कहीं न कहीं अगर राज परिवार जो है निर्दलीय के रूप में नामांकन करते हैं तो बीजेपी को अच्छी खासी वोटों का नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। तकरीबन 15 से 20 हजार वोटों का जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए किसी न किसी तरीके से जो राज परिवार है उनको विश्वास मत में लेते हुए अगर चुनाव जीतने की तैयारी करती है बीजेपी, तो फिर गंगा नारायण को ही उम्मीदवार वहां पर घोषित करेगी। लेकिन अभी तक जो भी है आधिकारिक मुहर नहीं लगा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो बीजेपी अब गंगा नारायण का नाम सामने ला सकती है। वही आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मंत्री हफीजुल हसन का नामांकन किया गया है। तमाम जानकारी के लिए चंदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लातेहार जिले के होटबाग में NH 75 में किनारे लातेहार डाल्टनगंज रोड पर इंडियन ऑयल वैश्विक सेंटर का उद्घाटन किया गया और इस दौरान उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के साथ कई लोग मौजूद रहे, जिसके सभी मंचवासित अतिथि को गुलदस्ता, ओल और शॉल चढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि काफी खुशी का दिन है। लातेहार बीजेपी जिलाध्यक्ष हरे कृष्ण ने इस कार्य की प्रशंसा की है और लातेहार जिले के पूर्व विधायक प्रकाश राम ने शुभकामनाएं दी है और बधाई भी दी है। वहीं इस मौके पर रघुपाल सिंह सहित बीजेपी कार्यकर्ता और उनके साथ कई और लोग मौजूद रहे। कोरोना
के चलते स्कूल के बंद माध्यम भोजन में चावल वितरण का गड़बड़ी को लेकर सदर अनुमंडल में मध्य विद्यालय को रतनपट्टी भलेहा के ग्रामीणों में हंगामा किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि NHNM द्वारा तय मात्रा में चावल का वितरण किया जा रहा है, जबकि HM के खुलेआम बता रहे हैं कि प्रत्येक बोरी में 2 या 4 किलो तक ही चावल कम रहता है। वहीं कुछ देर बाद मुखिया, सरपंच और अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंचने के बाद जब चावल की बोरियों का वजन किया जाता है और देखा गया कि लगभग सभी बोरियों में सही वजन है। जहां लोगों के हंगामे के बाद HM विवाद कुमार ने आरोप लगाया है। लोग जब आए तो प्रधानाध्यापक से बात हुई। उनका कहना है कि आप लोग बैठ करके जो है ना समुचित मात्रा में जिन बच्चों को जितना चावल सरकार द्वारा आमंत्रित की गई है आप लोग वितरण करवा लीजिए और हम लोग बैठ करके व्यवस्था के तहत वितरण करा देते हैं और सही नाप से बच्चे को चावल दिया जाता है। भोजपुर जिले में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को आसानी से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम दिखाई दे रही है। ताजा मामला जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के इसाही गांव का है, जहां पर बुधवार रात हथियारबंद अपराधियों ने बाइक से वापस घर लौट रहे लोजपा के प्रदेश महासचिव को गोली मार दी। जख्मी युवक को गोली सिर पर पीछे लगी है, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं आनंद फानन में उसे शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टर विकास सिंह द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जख्मी युवक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कसुमुहा गांव निवासी राम तपस्या सिंह 44 वर्षीय पुत्र है। प्रेमचंद यादव है, वे लोजपा के प्रदेश महासचिव है। घटना के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर विकास सिंह ने बताया कि जख्मी युवक को गोली सिर के पीछे लगी है, जो दाहिने साइड गर्दन में जाकर फंस गई है, जिसका ऑपरेशन कर जख्मी युवक को गर्दन से बुलेट निकाल दिया गया है। युवक अब खतरे से बाहर है। हालांकि घटने का कारण का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। कार्यक्रम में गए थे। कहाँ? साड़ी गांव में। कौन सा कार्यक्रम? सीतापुर गांव पड़ता है वो लोग, यहाँ कार्यक्रम हो रहा था। सीतापुर उसका कहा जाता है। हम लोग पता चला 1:30 बजे रात का फोन किए, जो सुनोज कुमार उनका नाम पड़ेगा, उनको गोली लग गया तो वो आए। उसके बाद साड़ी में हुआ प्राइवेट में, जो रमेश कुमार डॉक्टर हैं। उसके बाद हम सीरियस साई हॉस्पिटल में कराए। अब खबर बेगूसराय से है, जहां पर केविट मंदिर के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक की युवती की प्रेम करता था, लेकिन किसी वजह से उसकी आत्महत्या कर ली है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से हेडफोन बरामद किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। बेगूसराय में 2 लोगों के बीच आपसी विवाद हो गया। विवाद में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिससे बाद लोगों ने उसे घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक का इलाज जारी है। इसी को लेकर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आपसी विवाद में गोली मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया, जिसकी जांच की जा रही है। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने रेलकर्मी की क्वार्टर पर घुसकर गोली मार दी है। घटना बरौनी के रेल थाना क्षेत्र के दक्षिण रेलवे कॉलोनी की है। वहीं मृतक की पहचान बरौनी रेलवे के विद्युत विभाग के कार्यरत रेलकर्मी
सतीश चौधरी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि बीती रात जब रेलकर्मी सतीश चौधरी अपने क्वार्टर में गया था, तभी अपराधी पहुंचे और सतीश चौधरी की 2 गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सतीश चौधरी की हत्या के बाद पूरे रेलवे कॉलोनी में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बोकारो जिले के चास क्षेत्र में सिटी केयर अस्पताल में बुधवार को बच्चा बदली कर दी गई है, जिसको लेकर ये मामला सामने आया है। थाना सेक्टर 9 का, जहां पर बंसी मोड़ कूलिंग पाउंड 2 के निवासी रोहित राम ने अस्पताल प्रबंधक पर यह आरोप लगाया है उनका बच्चा बदल लिया गया है। रोहित राम का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी शोभा देवी को सोमवार के दिन सिटी केयर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था। बाद में उनके द्वारा बच्चा दिखाया गया तो बताया गया कि लड़की को जन्म दिया गया है। वहीं इसकी पत्नी शोभा देवी का कहना है कि सिजेरियन से उनका बच्चा हुआ है, उन्होंने लड़के को जन्म दिया है और काफी कमजोर और सांवला है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन एक साथ कुछ मिनटों के लिए अंतराल में अस्पतालों में 2 बच्चों का जन्म हुआ, जो बच्चों को लेकर दूसरे महिला सिविल के रहने वाले हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधक ने जब बात करनी चाहिए तो वे कुछ भी कहने से मना करते हुए नजर आए। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देखने से लगता है कि 7:40 में पेशेंट शोभा देवी भर्ती हुई थी और 8:12 में उसको एक फीमेल बेबी पैदा हुआ है। शोभा देवी के पति का कहना है कि नहीं, उसको मेल बेबी पैदा हुआ है, इनका बच्चा बदल लिया गया है। तो जिन पर इनका आरोप है वो नुसरत परवीन 5 कुछ मिनट में भर्ती हुई थी और 7:12 में उसको मेल बेबी पैदा हुआ है। और सारा रिकॉर्ड देखने के बाद यही पता चलता है कि ये कहीं न कहीं गलतफहमी इन लोगों को है। इस संबंध में इन लोगों को मैंने कहा कि आप लिख के दीजिए, जांच किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। है तो तुमको ब्लड का दरकार पड़ेगा तो ब्लड लेके आओ। 6 यूनिट ब्लड है, हमको भेज दिया ब्लड लाने के लिए सरदी के मेमोरियल। हमको रिपोर्ट लेके चल गए। हम वहां जब पहुंचे लेके तब हमको बोला जा रहा है कि आपका सीधी केवल पहुंच गए, हमसे ब्लड के लिए मांगा गया। उसके बाद बोला जा रहा है हमको कि आपका बेटी हुआ है। तो हम जब वो पूछे डॉक्टर से कि आप हमको ब्लड लेने के लिए क्यों भेजे, अब मेरा गार्जियन है जो मेरी साली थी, मेरी सास वहीं की थी, उन लोगों को देखने नहीं दिया। ऐसे उठा के लेके चल गए, दौड़ते रह गए। बताइए क्या चीज कुछ नहीं बोला। इन लोग दौड़ते हुए चल गया। वहाँ पर एक नर्स थी और एक और नर्स थी और एक लड़का क्या बोला, हम देखने दिए, क्यों लड़का बोलता हम नहीं दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।